सभी प्यारे बच्चों का एक बार पुनः स्वागत है। सभी को गुड आफ्टरनून। आज हम संविधान का एक महत्वपूर्ण विषय मौलिक अधिकार पर चर्चा करेंगे। भारतीय संविधान के 5वें भाग में अनुच्छेद 12 से लेकर 35 के बीच में मौलिक अधिकारों का जितना विशद विवरण हमारे भारतीय संविधान में है, उतना लंबा, उतना विशद विवरण दुनिया के किसी भी देश के संविधान में नहीं है। मौलिक अधिकार वास्तव में क्या होना चाहिए, अगर हम इसे समझें तो इसके दो प्रत्यक्ष उदाहरण मैं आपको देना चाहूंगा। हाल ही में एक इवेंट हुआ। एक इवेंट ऐसा हुआ कि उस इवेंट में दो बालिग ने अपने हिसाब से शादी की और कानूनन कोर्ट मैरिज होने के बाद इसकी सूचना अपने घर वालों को दी गई। पिताजी नाराज थे लड़की के, उनके हिसाब से वर नहीं मिला था। तो ऐसी अवस्था में 1 साल जब बीत जाता है तो लड़की अपने मायके जाती है और उसके पिताजी उसे आने नहीं देते हैं, घर का दरवाजा बंद कर देते हैं। जब लड़के को पता चलता है तो लड़के को पता चलने के बाद, अब वो सनी देओल तो था नहीं, ना ही उसे घर के सामने कोई हैंड पंप था जिसे उखाड़ करके अपनी पत्नी को ले आता है। लेकिन चूंकि वो पढ़ा लिखा था और अपने अधिकारों से सजग था, इसलिए सीधा सीधा उसने हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया और हाई कोर्ट में तुरंत इसके खिलाफ हाई कोर्ट ने अनुच्छेद 32 के अधिकारों का प्रयोग करते हुए एक याचिका प्रस्तुत की, रिट, WRIT, यानी एक न्यायिक आदेश निकाला जिसे बंदी प्रत्यक्षीकरण कहा जाता है, कि अगर किसी एक व्यक्ति ने किसी एक अन्य व्यक्ति को अवैध रूप से बंदी बना लिया है तो इस रिट के माध्यम से न्यायालय इस बात की जांच करता है कि क्या बनाया गया बंदीकरण वैध है कि अवैध है। अगर बनाया गया बंदीकरण अवैध है तो उस बंदी किए गए व्यक्ति को तुरंत छोड़ दिया जाता है। इस अधिकार का प्रयोग करके पिताजी के पास वो रिट पहुंचता है। पिताजी तुरंत उनकी बेटी को कोर्ट में प्रस्तुत करते हैं और पूछा जाता है लड़की को, तो लड़की कहती है कि मैंने कोर्ट मैरिज की है अपनी मर्जी से और पिताजी को शायद पसंद नहीं था, तो तुरंत उनको छोड़ दिया जाता है। ये एक एग्जाम्पल है मौलिक अधिकारों का। एक एग्जाम्पल और है, जिस जगह पर हम लोग, कई साल पहले की घटना है, जिस जगह पे हम लोग रहते थे वहां से लंबी लंबी गाड़ियां गुजरती थी और कॉलोनी के भीतर से अगर बड़ी गाड़ियां गुजर रही है तो ऐसी अवस्था में वो सही नहीं था। हम लोगों ने बहुत आवाज उठाई थी, लेकिन उस आवाज की सुनवाई शायद नहीं हुई किन्हीं कारणों से, और शायद विकल्प उसका नहीं निकल पाया। तो कुछ लोगों ने एक समिति बनाई और समिति बना करके हाई कोर्ट चले गए। करीब करीब 2 साल की जब लड़ाई लड़ी गई थी, उस लड़ाई से कोई नतीजा नहीं निकला, लेकिन तुरंत के तुरंत हाई कोर्ट ने एक दिन में स्टे दे दिया और ये कहा कि कॉलोनी के भीतर से बड़ी गाड़ियां जाना सही नहीं है। अनुच्छेद 21 प्राण और दैहिक स्वतंत्रता के अधिकारों का हनन होता है। हमारे अनुच्छेद 21 में लिखा हुआ है कि किसी भी व्यक्ति को उसके प्राण और शारीरिक यानी दैहिक स्वतंत्रता से विधि के द्वारा स्थापित प्रक्रिया से ही वंचित किया जा सकता है। यानी कानून में कोई अगर आधार है तभी आप उसके प्राण या शारीरिक स्वतंत्रता को बाधित कर सकते हो। इसी आधार पर यह फैसला आया और 2 साल की जो लड़ाई थी वो एक दिन में हमको मिल गई। यानी हम सरल भाषा में अगर मौलिक अधिकारों को समझने की कोशिश करेंगे तो इसका मतलब यह हो रहा है, जीने का अधिकार, खाने का अधिकार, रहने का अधिकार, स्वतंत्रतापूर्वक व्यापार करने का अधिकार, बहुत सारे ऐसे अधिकार हैं जो एक व्यक्ति की मूल जरूरतों से जुड़े हुए हैं, मूल आवश्यकताओं से जुड़े हुए हैं। ये अधिकार मौलिक अधिकार कहलाते हैं और इन्हीं मौलिक अधिकारों की बहुत लंबी चौड़ी व्याख्या अनुच्छेद 14 से लेकर के अनुच्छेद आपको 31 तक मिलेगा। तो हम समझते हैं इस चीज को कि वास्तव में ये मौलिक अधिकार हैं क्या और किस तरीके से हमको ये अधिकार प्राप्त हैं। तो ध्यान रखिएगा, अगर हम मौलिक अधिकारों की बात करते हैं, अगर हम मौलिक अधिकार की बात करते हैं तो जो मौलिक अधिकार है वो संविधान के 5वें भाग में है। संविधान का जो 5वां भाग है, संविधान के 5वें भाग में है अनुच्छेद 32 से लेकर के अनुच्छेद
अनुच्छेद 12 से लेकर के अनुच्छेद 35 तक भारतीय संविधान में मौलिक अधिकारों को रखा गया है। अगर हम बात करें मौलिक अधिकारों को, तो संयुक्त राज्य अमेरिका यानी यूएसए से, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका से मौलिक अधिकारों को लिया गया है। यानी मौलिक अधिकारों के जो प्रमुख प्रावधान हैं वो अमेरिकी संविधान से अभिप्रेरित हैं। भारतीय संविधान को बनने में 2 वर्ष 11 माह 18 दिन लग गए। 64 देशों के संविधान का अध्ययन करके हमारा संविधान बना हुआ है, और उस संविधान में लगभग 75% भारत शासन अधिनियम 1935 अभिलक्षित है, या 1935 के अधिनियम से इसे लिया गया है। तो कोई भी अगर भाग किसी भी देश के संविधान से हमने लिया है तो पूरी तरह से कॉपी नहीं किया है। फ्लेक्सिबिलिटी को ध्यान में रख करके संविधान बना है। यानी हमारा संविधान ना ही बहुत कठिन है और ना ही बहुत सरल है, रबर की तरह लचीला है, बीच का है। इसलिए जो भारतीय समाज, भारत की भौगोलिक परिस्थितियां, भारत की आर्थिक परिस्थितियां हैं, उन सबको ध्यान में रख करके विभिन्न धर्म और संस्कृति के लोग रहते हैं, उन सभी चीजों को ध्यान में रखकर सभी के हिसाब से संविधान बनाया गया है। चलिए ध्यान रखिएगा इस चीज को। तो ये मौलिक अधिकारों का जो पार्ट है, भाग 5 के अंतर्गत अनुच्छेद 12 से लेकर के अनुच्छेद 35 के बीच में स्थित है। जब मौलिक संविधान बनाया गया था तो ध्यान में रखिएगा, मौलिक संविधान बनाते समय मौलिक संविधान में हमको 7 प्रकार के मौलिक संविधान दिए गए थे। पहला था समानता का अधिकार, दूसरा था अनुच्छेद 14 से लेकर के अनुच्छेद 18 के बीच में, दूसरा है स्वतंत्रता का अधिकार, अनुच्छेद 19 से 22 के बीच में, तीसरा है धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, अनुच्छेद यहां पे ध्यान रखिएगा, तीसरे नंबर पर शोषण के विरुद्ध अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, अनुच्छेद 23 से लेकर के अनुच्छेद 24 के बीच में। चौथा जो था वो था धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, अनुच्छेद 25 से लेकर के अनुच्छेद 28 के बीच में। पांचवा था शिक्षा एवं संस्कृति का अधिकार, अनुच्छेद 29 से 30 के बीच में। छठवां है, या छठवां ध्यान में रखिएगा, छठवें नंबर का अधिकार फिलहाल वर्तमान में अभी जीवित नहीं है, यह है संपत्ति का अधिकार, संपत्ति का अधिकार अनुच्छेद 31 में। और लास्ट है संवैधानिक उपचारों का अधिकार, संवैधानिक उपचारों का अधिकार अनुच्छेद 32 के अंतर्गत। ये जो मैंने पार्ट लिखे हैं, या आपने जो पार्ट देखा है अभी, इनको ध्यान से समझिए। मैं जब मौलिक अधिकारों की बात करता हूं तो भारत के संविधान में मुख्य रूप से 7 प्रकार के मौलिक अधिकार दिए गए थे, लेकिन ये जो छठवें प्रकार का जो मौलिक अधिकार है, जिसे हम संपत्ति का अधिकार कह रहे हैं, ये संपत्ति का अधिकार, याद रखिएगा आप इस चीज को, ये संपत्ति का अधिकार, ये 44वां संविधान संशोधन, ये संपत्ति का अधिकार 44वां संविधान संशोधन अधिनियम 1978 से
44वां संविधान संशोधन अधिनियम 1978 से इस अधिकार को मौलिक अधिकारों की सूची से हटा दिया गया है, स्थानांतरित कर दिया गया है। संविधान के भाग 12 में अनुच्छेद 300 क, ध्यान रखिएगा, अनुच्छेद 300 क के तहत ये जो संपत्ति का अधिकार है, इस संपत्ति के अधिकार को विधिक अधिकार या कानूनी अधिकार का दर्जा दिया गया। बहुत इंपॉर्टेंट है, एक बार फिर से मैं रिपीट कर देता हूं, विधिक अधिकार या कानूनी अधिकार का दर्जा दिया गया। 44वां संविधान संशोधन 1978 से संविधान के 12वें भाग में अनुच्छेद 300 क के तहत संपत्ति के अधिकार, जो पहले अनुच्छेद 31 में मौलिक अधिकारों की सूची में शामिल था, उसे अब कानूनी अधिकार का दर्जा दिया गया, विधिक अधिकार का दर्जा दिया गया। यानी सरल भाषा में, अगर संपत्ति से संबंधित किसी भी प्रकार के विवादों का अगर निराकरण है, अगर विवादों से संबंधित कोई अगर बात उत्पन्न होती है, तो उसे सीधे आप हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट में उसको लेकर के नहीं जा सकते। कोई भी मौलिक अधिकार अगर राज्य आपसे छीनता है, मौलिक अधिकार अनुच्छेद 12 में राज्य की परिभाषा दी गई है, तो डिटेल हम समझेंगे कि राज्य क्या है। राज्य आपसे मौलिक अधिकार छीनता है या मौलिक अधिकारों को न्यून करने की कोशिश करता है, तो ऐसी अवस्था में आप इसके अगेंस्ट सीधे हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं, क्योंकि संपत्ति का अधिकार अब मौलिक अधिकार नहीं है। इसका मतलब है संपत्ति से जुड़े हुए मामलों पे उसके लिए जो विहित कानूनी प्रक्रिया होगी, उसके आधार पर ही आपको कोर्ट जाना पड़ेगा, सीधे आप हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट नहीं जा सकते। आगे बढ़ने से पहले हमको दो शब्दों का मतलब जानना यहां जरूरी है। एक है नागरिक। भारत के संविधान में कहीं भी नागरिक शब्द का प्रयोग करता है, उसका तात्पर्य भारतीयों से होगा, और कहीं भी अगर व्यक्ति शब्द का अगर प्रयोग किया जाता है तो उसका मतलब भारतीयों के साथ साथ विदेशियों से भी होगा। यानी विदेशी और भारतीय इन दोनों को मिलाकर के नागरिक, उन दोनों को मिलाकर के व्यक्ति शब्द का प्रयोग किया जाता है, और केवल भारतीयों के लिए नागरिक शब्द का प्रयोग किया जाता है। अनुच्छेद 14, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28। ध्यान रखिएगा, ये जो इतने आर्टिकल आप देख रहे हैं, ये इतने आर्टिकल केवल और इतने आर्टिकल हैं वो प्राप्त हैं व्यक्तियों को, और उसके बाद आप पहुंचेंगे अनुच्छेद 15, अनुच्छेद 16, अनुच्छेद 19, अनुच्छेद 29 और अनुच्छेद 30। ये जो इतने आर्टिकल आपको दिखाई दे रहे हैं, 15, 16, 19, 29 और 30, ये केवल और केवल जो है, ध्यान रखिएगा, केवल भारतीयों को प्राप्त हैं, यानी नागरिकों को प्राप्त है। तो इन दोनों अंतर को समझिएगा। कहीं भी अगर सवाल क्वेश्चन में या भारत के संविधान में हम पढ़ते समय भारत नागरिकों को प्रदत्त अधिकार शब्द का प्रयोग करे या व्यक्तियों को प्रदत्त अधिकार शब्द प्रयोग करे, तो इसका तात्पर्य यहां से होगा। अनुच्छेद 12, इसके बाद हम पहुंचते हैं अनुच्छेद 12, जहां राज्य की परिभाषा दी गई है, और राज्य की क्या परिभाषा होगी इसे हम समझेंगे। राज्य की परिभाषा की अगर हम बात करेंगे, देखिए अनुच्छेद 12, क्योंकि आप शुरू से अगर ध्यान से समझेंगे तो मौलिक अधिकार 14 से लेकर के 32 के बीच में, अनुच्छेद 12, 13, इन दोनों को समझना जरूरी है। अनुच्छेद 32 के बाद के आर्टिकल हमारे काम के नहीं होते, लेकिन स्टार्टिंग का अनुच्छेद 12 और अनुच्छेद 13 जो है वो हमारे काम के हैं। एक प्रश्न अभी भी आपके दिमाग में आ रहा होगा कि भले 14 से लेकर के हम 30 तक पहुंच रहे हैं या 32 तक जा रहे हैं, तो चूंकि 31 तो है नहीं, तो इस पूरे 14 से 32 के बीच में कुछ अधिकार ऐसे हैं जो यहाँ आपको दिखाई नहीं देंगे। तो एक्चुअल में जैसे अनुच्छेद 17 अस्पृश्यता का अंत, अनुच्छेद 18 उपाधियों का अंत, ये निषेधाज्ञा है, ये अधिकार नहीं है, ये मनाही है।
संविधान में अनुच्छेद 32 सुप्रीम कोर्ट के द्वारा जारी किए गए 5 प्रकार के रिट का वर्णन करता है। वो आपको अधिकार नहीं दे रहे हैं, आपको राज्य से सुरक्षा की गारंटी देते हैं। तो इसीलिए अनुच्छेद 32, 18, 19 आपको यहाँ 17, 18 अनुच्छेद 32 आपको यहाँ दिखाई नहीं देंगे। अनुच्छेद 12 में राज्य की परिभाषा दी गई है। यहाँ आपको समझना पड़ेगा कि जो राज्य की परिभाषा है, यहाँ राज्य की परिभाषा का मतलब किसी स्टेट से नहीं है, बल्कि राज्य की परिभाषा को 4 हिस्सों में बांटा गया है। पहला है संसद, दूसरा है विधानमंडल, तीसरा है अन्य प्राधिकारी, और चौथा है अन्य प्राधिकारी और चौथा है अन्य प्राधिकारी। तो ध्यान रखिएगा, राज्यों को आदेश दिया जाता है, राज्य आपके मौलिक अधिकार छीन लेते हैं, इस प्रकार के शब्दों का जब प्रयोग किया जाता है तो उसका तात्पर्य किसी मध्य प्रदेश, हरियाणा या छत्तीसगढ़ से नहीं है। इसका कुछ मतलब दूसरा है। इसका मतलब है अनुच्छेद 12 में राज्य की परिभाषा दी गई है। संसद मतलब लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति। विधानमंडल मतलब विधानसभा और विधान परिषद, जिन राज्यों में विधान परिषद है वो भी। प्राधिकारी का मतलब जिन्हें विधि या उपविधि बनाने, लागू करने का अधिकार हो, उन्हें प्राधिकारी की श्रेणी में रखा जाता है। सरल भाषा में ऐसा समझ लीजिए कि जैसे गांव में मेला लगता है, तो उस मेले में या गांव में जो सब्जी मार्केट लगती है, उस सब्जी मार्केट के लिए जो टैक्सेस होंगे, जो कर होंगे, कितना होगा, उसे निर्धारित करने का अधिकार किसका होगा? पंचायत को होगा। तो पंचायत के आदेश से वो कर आपको देना है, तो विधि या उपविधि बनाने का अधिकार हो गया। किसी जिले का जिला मजिस्ट्रेट आपको अगर कोई सूचना निकाली जाती है किसी चीज के लिए, वो भी एक प्रकार का आपका प्राधिकारी हो गया, वो सूचना सब पर लागू होगी। तो अनुच्छेद 12 की परिभाषा इसलिए यहां रखी गई है क्योंकि कहीं ना कहीं अनुच्छेद 12 सीधे सीधे आपके मौलिक अधिकारों को प्रभावित कर सकते हैं। कोई भी आदेश जारी कर दिए, कोई नियम या उपनियम लागू कर दिए जिससे प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से हमारे मौलिक अधिकार प्रभावित हो, तो इस पर युक्तियुक्त प्रतिबंध लगाने के लिए राज्य की परिभाषा को यहां पर दिया गया है। चलिए अनुच्छेद 12। अनुच्छेद 13, अनुच्छेद 13 मूल अधिकारों के असंगत विधियों का शून्य घोषित होना। मूल अधिकारों के असंगत विधियों का शून्य घोषित होना। अनुच्छेद 13 क्या है? राज्य ऐसी कोई भी विधि नहीं बनाएगा जिस विधि के बनाने से किसी व्यक्ति के मौलिक अधिकार समाप्त हो जाते हैं, किसी व्यक्ति के मौलिक अधिकार छीन लिए जाते हैं, या किसी व्यक्ति के मौलिक अधिकार न्यून हो जाते हैं। तो ऐसी स्थिति में अगर कोई भी कानून लाया जाए या कोई आदेश जारी किया जाए तो वो उस हद तक शून्य घोषित होंगे जिस हद तक आपके मौलिक अधिकार आपसे छीन लिए जा रहे हैं। सरल भाषा में कहा जाए, राज्य के द्वारा बनाए गए कोई भी आदेश या कानून जिससे आपके सीधे मौलिक अधिकार छीन लिए जा रहे हैं, प्रभावित हो रहे हैं, तो उन मौलिक अधिकारों को शून्य घोषित करने वाली विधि जो है उस हद तक शून्य घोषित होगी जिस हद तक आपके मौलिक अधिकार प्रभावित हो रहे हैं। जैसे मान लीजिए सरकार कोई नियम लाती है, राज्य सरकार या केंद्र सरकार, उस अधिनियम में या उस अधिनियम में 12 बिंदु हैं। 12 बिंदु में 11 बिंदु सही है, लेकिन जो 12वां बिंदु है वो एक आम व्यक्ति के मौलिक अधिकारों का हनन कर रहा है। तो ऐसी अवस्था में वो 12वां बिंदु शून्य घोषित हो जाएगा। तो ये अनुच्छेद 13 में इस बात की व्याख्या की गई है और इसका संरक्षण का अधिकार सुप्रीम कोर्ट को दिया है। अभी हम इसे आगे पढ़ेंगे अनुच्छेद 32 में किस तरीके से काम करता है। ठीक है, तो ये हमारे मौलिक अधिकार का
पहला क्लास है, मैं इसका सेकेंड टॉपिक मैं बहुत जल्दी भेजूंगा। अगर वीडियो आपको अच्छा लगे तो जरूर इसे सभी तक शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। सभी को शुभकामनाएं। थैंक यू वेरी मच।